ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी ये हम जानते हैं है ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम इट और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स इट होती है, ये भी हम समझ चुके हैं। और हम क्या क्या बात कर चुके हैं कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पॉजिटिव चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, क्लियर, वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मूव करने लगेगा। और कोई नेगेटिव चार्ज रखा तो हम ये भी जानते हैं कि अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगेगा, क्लियर। तो इतनी बातें हम यहाँ पे कर चुके हैं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ना। अब फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालते थे, उसके बाद उसको हम रिजॉल्व करते थे, मतलब वेक्टोरियल एडिशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड का करते थे, जिसकी वजह से हमें उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती थी, क्लियर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती थी। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, ये तो डिस्क्रीट सिस्टम था, ठीक है, तो हमने डिस्क्रीट सिस्टम को अलग अलग चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल के ऐड करके समझ लिया, क्लियर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। लेकिन अब जब सिस्टम हमारा डिस्क्रीट ना होके वो जब कॉन्टिन्यूस सिस्टम हो जाए, जब वो सिस्टम कॉन्टिन्यूस सिस्टम हो जाए, तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम आपने समझे हैं गाइस, कॉन्टिन्यूस सिस्टम कौन कौन से होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्लियर, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, क्लियर। तो ये सब जो सिस्टम होंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, क्लियर, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम, क्लियर। अब इनकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर पार्टिकल को अलग अलग लेके ट्रीट करें, है ना, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन समथिंग रिलेटेड टू दिस हम करेंगे, क्लियर। तो समथिंग क्या होगा, तो वो कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि इंटीग्रेशन का यूज हम करने वाले हैं, है ना। तो वो इंटीग्रेशन का जो यूज है ना, आप जानते हो इंटीग्रेशन क्या है, कि इंटीग्रेशन एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसकी वजह से वो फंक्शन निकाल के, क्लियर, और जब हमें पूरे सिस्टम की वजह से वही फंक्शन चाहिए होता है तो हम ऐड करने की जगह हम इंटीग्रेट कर देते हैं, क्लियर। यही तो कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन हमारा सिंपली सम ही तो है, एक एडिशन ही तो है, क्लियर, जो कि हम एक फंक्शन की तरह यूज करते हैं, क्लियर। मतलब इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं कि ये सम ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट का सम है, क्लियर। तो बस वही हम करने वाले हैं कि इस बार जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्लियर, वो हम एक एक चार्ज की वजह से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी हम डी क्यू चार्ज एलिमेंट्स की वजह से निकालेंगे। हम डी क्यू की वजह से एक एलिमेंट की वजह से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्लियर। फिर उसको हम ऐड करेंगे, मींस ऐड करेंगे, वेक्टोरियल एडिशन होगा लेकिन इंटीग्रेशन के साथ, क्लियर। तो पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है, क्लियर। पहले एक बार कंसेप्ट का बेसिक समझ लेते हैं, हर जगह यही बेसिक यूज होगा, क्लियर। तो पहले जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक चार्ज्ड वायर की वजह से, है ना, इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक फाइनाइट चार्ज वायर की वजह से, क्लियर, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा उसकी वजह से, क्लियर। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक डिस्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा उसकी वजह से, और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा उसकी वजह से, क्लियर। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक सॉलिड स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसकी वजह से। तो आप समझ रहे हो ना। तो अभी हम एक छोटे से सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा सिस्टम अपने आप बड़ा होता चला जाएगा, क्लियर, और आपको चीजें बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्लियर। बस आप ये क्या करो, आप बस एक काम करते चलो मेरे साथ, कि जब मैं यहाँ पे ट्राई करूं तो उसको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करो, क्लियर, अपने आप से थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करो। मैं तो डेवलप कर ही रहा हूँ, ठीक है, आप भी जब सोचोगे, ठीक है, तब वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात सुन रहे हो और प्री रीडिंग्स करके आए हो, ठीक है, मीन्स मैंने जो एनसीईआरटी के का आपको प्री रीडिंग करके आने को कहा है कि थोड़ा सा पढ़ के आया करो, मेरे पढ़ाने के पहले, मेरे लेक्चर्स देखने के पहले थोड़ा सा पढ़ के आया करो। सो आई होप दैट यू आर कमिंग हियर विद प्री रीडिंग्स, विद योर प्री रीडिंग्स एंड योर कंसेप्ट्स, क्लियर, और नोट्स अपने आप साथ में बना रहे हो, मैं जानता हूँ, क्लियर। तो ठीक है, हम अब एक छोटा सा बेसिक समझेंगे, उसी बेसिक पे सारी चीजें होंगी, क्लियर। रिंग, डिस्क, इनफाइनाइट चार्ज वायर, क्लियर, फाइनाइट चार्ज वायर, है ना, स्फीयर, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो हमें
बेसिक को याद रखना है, इसी बेसिक का यूज हर जगह होगा। क्लियर? तो हमें घबराना नहीं है, एकदम आराम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। क्लियर? और उसके बाद हम छोटी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम भी अपने आप होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज बॉडी, continuously distributed charge body और continuously distributed charge system। क्लियर? तो इसकी वजह से जब हमें ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। क्लियर? ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी हो सकता है। क्लियर? और सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपको इसकी वजह से एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम में, यहाँ पे ए है रीजन में एक पॉइंट, ये पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करनी है। क्लियर? इस सिस्टम की वजह से, इस चार्ज सिस्टम की वजह से आपको इस पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करोगे। ये एक छोटा सा DQ एलिमेंट है। ये DQ एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आपने लिया है, क्लियर, अगर ये वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, क्लियर, तो ये dV में एलिमेंट हो जाएगा। और अगर ये सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है तो ये DA पे चार्ज हो जाएगा, DQ। क्लियर? मान लेते हैं ये अभी वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, तो यहाँ पे आप ये DQ निकाल लोगे। और अगर आपने ये DQ निकाल लिया है तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया, एक पॉइंट, ये जो DQ है ये बहुत छोटा चार्ज होगा, मींस इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब हम इसको जब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी होती है? जी हाँ, KQ/R², KQ/R², वेयर Q इज द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्लियर? और R जो होता है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, तो याद रखेंगे KQ/R², ये जो आप फॉर्मूला जानते हो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, एट अ डिस्टेंस R, ये पॉइंट चार्ज है प्लस Q। क्लियर? और इसकी वजह से R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो KQ/R² होगी। क्लियर? याद रखेंगे इसमें जो Q होता है, याद रखेंगे इसमें जो Q होता है वो मैग्नीट्यूड इसी चार्ज का होता है जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। क्लियर? समझ रहोगे ये चीज, है ना? तो आगे समझते हैं कि भाई ये छोटे से चार्ज DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी उसको अगर हम DE बोल रहे हैं, क्लियर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम DE बोल रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है अगर, क्लियर, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने DE बोल दिया। अब इस तरह की बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, DQ की वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस DE को हम x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे? x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इसको x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व कर लेंगे, क्लियर, तो हम x की इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DEx बोल देंगे और y एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DEy बोल देंगे। क्लियर? अब समझिए इस तरह के जितने DQs होंगे, इस तरह के जितने भी DQs होंगे, क्लियर, कितने DQs होंगे? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट DQ होंगे। क्लियर? क्योंकि DQ एक बहुत छोटा चार्ज है, तो बहुत छोटा सा चार्ज है, मतलब पॉइंट चार्ज ही समझ लीजिए इसे, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे DQ होंगे, तो उन सब की वजह से बहुत सारे DE होंगे और उन सब की वजह से बहुत सारे DEx और DEy होंगे। क्लियर? तो अब जब हमको x एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली DEx का इंटीग्रेशन कर देंगे, DEx का इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब सारे जो इनफाइनाइट DQs होंगे उसकी वजह से जो इनफाइनाइट DE होंगे, उन इनफाइनाइट DE के जो x कंपोनेंट होंगे DEx, उन सारे x कंपोनेंट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे, उन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट को हम ऐड कर देंगे, मतलब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर? समझ लो ये चीज, ये बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, है ना, कि हमने DEx एक DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में निकाली, फिर हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट जैसे हमने कर दिया तो हमें क्या मिल गया? x एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया। क्लियर? और फिर वही काम हमने जब y एक्सिस के साथ किया, मींस हमने DEy को इंटीग्रेट कर दिया, DEy को हमने जब इंटीग्रेट कर दिया, DEy क्या है? DEy DQ की वजह से y एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, DQ की वजह से जो y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DEy है। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड EY, y एक्सिस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में होगी स्टूडेंट्स, वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम सिंपली DEy को इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। क्लियर? इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी A पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी A पे, वो इन सारे DQs की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाएगी और सम की जगह हमने इंटीग्रेट कर दिया है। क्लियर? तो x एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और y एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई है A पॉइंट पे। क्लियर? तो अब हमें जो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर हम बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसा कि आप जानते हैं वो यही होगा ई एक्स आई कैप मीन्स आई कैप मीन्स एक्स एक्सिस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर, प्लस ई वाई जे कैप मीन्स वाई एक्सिस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। इसका मतलब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, क्लियर। और उसके बाद आप E वेक्टर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप हो जाएगा, क्लियर। तो आई होप दैट दिस बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम इज क्लियर टू यू, क्लियर। और अभी आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये एक बेसिक है, क्लियर। अब इस बेसिक का जैसे जैसे हम यूज करेंगे आपको और क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे सबसे पहले, है ना, हम एक सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद मीन्स हम इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे कि ये क्या क्या हो रहा है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम किस तरह से एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये सब आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, क्लियर। उसके बाद हम पहले इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर हम एक डिस्क की वजह से, फिर हम एक रिंग की वजह से फाइंड करेंगे, क्लियर। तो इस तरह के सिस्टम्स होंगे अपने। तो आपको 3-4 चीजें जो है उस पर बहुत ध्यान देना है। एक, मैं कैसे एलिमेंट ले रहा हूँ, क्लियर। एक एलिमेंट जो हम DQ लेंगे वो मैं किस तरीके से ले रहा हूँ, इस पर आपको फोकस करना है। दूसरी चीज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्लियर, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कैंसिल हो रहे होंगे, है ना। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैंसिल हो सकते हैं, ये चीज आपको दिमाग से सोचनी है अपने। तीसरी चीज जो आपको सोचनी है कि जब हम इंटीग्रेट करते समय लिमिट जो लगाएंगे उस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्लियर। यहीं पे गलतियां होती हैं, बस यही 3 जगह पे गलतियां हो सकती हैं आपसे, क्लियर। और अगर इनमें गलतियां नहीं होंगी तो सब चीजें आराम से नॉर्मली होती चली जाएंगी। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज होंगे, मींस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत यूज होगा, क्लियर। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होती चली जाएंगी साथ साथ, ठीक है। तो अब देर नहीं करते हैं ज़्यादा, जल्दी से मूव करते हैं हम अपने इंटीग्रेशन के, मतलब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम पे, इनफाइनाइटली लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। तो अब समझते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज वायर, क्लियर। तो ये आपको एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो वायर आपको दिख रहा है ये इनफाइनाइटली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट लीनियर वायर है, क्लियर। मींस इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनफाइनाइट है और ये वायर की लेंथ भी इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट। तो अब ये -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होगा, क्लियर। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है, इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज सिस्टम है, क्लियर। तो अब इसकी वजह से हमें इससे r की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक जनरल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो समझते हैं जरा इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेसिक वही है कि हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम इस तरह के जितने एलिमेंट हैं उन सबको ऐड कर देंगे, मतलब उन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड अप कर देंगे, मींस हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्लियर। तो एक जगह हम सिंपल सा सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, आगे के सिस्टम्स आप अपने आप समझने लग जाओगे, क्लियर। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार आप सही से समझने की कोशिश कीजिए, बाकी का आप खुद से करने लगोगे, क्लियर। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, हमने एक x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लिया है, हमने एक x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट कंसीडर किया है, क्लियर। जिस पे जो चार्ज है वो dq है, जिस पे चार्ज dq है, और आपको यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है वायर की। तो वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस लैम्डा की वैल्यू लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर रही है, लैम्डा कांस्टेंट है, क्लियर। मींस पर यूनिट चार्ज जो है वो कांस्टेंट है पूरी लेंथ के अराउंड, है ना। इस सिस्टम की वजह से आपको इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे एक dx का छोटा सा एलिमेंट लिया है ना, जिसपे चार्ज dq है, क्लियर। आप जानते हो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो
कि ये चार्ज dq कितना हो जाएगा, ये जो चार्ज है ये dq कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही है, dq विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx, dq विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dx, क्योंकि हमें इस dq की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जब हम इस dq की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्लियर। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर देंगे, उसकी वजह से जो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चेक करते हैं पहले वो होगी किस डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लिया जिस पे चार्ज dq है और dq की वैल्यू लैम्डा dx हो जाएगी, है ना। अब इस dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट A पे, ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेक करेंगे वो इनको लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो ये लाइन है, तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग, इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड DE वेक्टर हो जाएगी, क्लियर। DE वेक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड इस DQ की वजह से आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो हमने इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। इस DE का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि DQ जो है वो एक पॉइंट चार्ज है इस समय, है ना। जो DQ है आप खुद देखिए गौर से कि DQ जो है ये एक बहुत छोटा सा चार्ज है, ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट चार्ज है, क्लियर। तो इस DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें हम सिंपली पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज kq/r², क्लियर। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, है ना। तो DE जो है वो आप निकाल लोगे। अब DE आपके पास आ गया तो समझ लो इसे कि ये एंगल जो है, ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा है तो और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब स्टूडेंट्स अगर ये थीटा हो गया है, क्लियर, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा उधर कॉस, मींस DE cos थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा और DE sin थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्लियर। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है, क्लियर। DE cos थीटा इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट y एक्सिस में DE cos थीटा आ जाएगा और x एक्सिस में, नेगेटिव x एक्सिस में DE sin थीटा आ जाएगा, क्लियर। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से एक ये dx है राइट साइड, है ना, सेम उसी तरीके से एक dx आपको लेफ्ट साइड में भी मिलेगा, एक dx आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा जिसमें सेम चार्ज dq होगा और dq की वैल्यू फिर से लैम्डा dx हो जाएगी, है ना। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स, जो इसकी वजह से इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सेम होगी और सेम एंगल पे ही होगी, वो भी DE हो जाएगी। आप समझ लो, आई होप दैट इट इज very much clear to you that the electric field because of this dq is equal to DE, clear again। so अब फिर से जब हम रिजॉल्व करेंगे तो DE sin थीटा इधर आ जाएगा और DE cos थीटा अपवर्ड आ जाएगा, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था जो ट्रायंगल का क्वेश्चन बन रहा था उसमें, है ना। तो फिर से वही हो गया है, तो इसकी वजह से जो DE आएगी वो DE sin थीटा राइट साइड आ जाएगा, क्लियर, और DE cos थीटा ऊपर आ जाएगा, तो हम इसे 2DE cos थीटा लिख सकते हैं। तो अब आप खुद से बताओ जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट वो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, मींस ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। तो जो 2dq की वजह से, समझो, जो 2dq की dq प्लस dq मींस जो 2dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो 2DE cos थीटा आ गई है ना। तो एक dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिंपली DE cos थीटा आ जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी था, है ना। ये समझने वाली बात थी कि भाई जैसा कंपोनेंट हमें यहाँ से मिल रहा है सेम वैसा ही कंपोनेंट हमें यहाँ से मिल रहा है, सेम वैसा ही जैसा एलिमेंट हमें यहाँ से मिल रहा है सेम वही एलिमेंट हमें यहाँ से मिल रहा है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ही नहीं करेंगे। मतलब कि इस सिस्टम की वजह से कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं, है ना। कितनी अच्छी चीज समझ में आ रही है यहाँ से, ठीक है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पूरी की पूरी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगी। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्लियर। हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट पे फोकस करना है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे फोकस करना है, क्लियर। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि DE sin थीटा विल बी कैंसल आउट, ठीक है। तो अब हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, क्लियर। तो हम समझ लेते हैं कि DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE cos थीटा हो जाएगी। एक DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, 2DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2DE cos थीटा आ रही है। तो एक DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स वो अपने आप
डी ई कॉस थीटा आ जाएगी। क्लियर, वो अपने आप डी ई कॉस थीटा आ जाएगी। तो अब जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, अब जब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, तो हम इसी डी ई कॉस थीटा के एलिमेंट्स को, जितने डी ई कॉस थीटा आएंगे उन सबको हम इंटीग्रेट कर दें या फिर उन सबको हम अलग अलग करके जोड़ दें, है ना। यही करोगे, जोड़ने की बजाय हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करेंगे अब। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, या फिर सारे डी ई कॉस थीटा को जोड़ दो, है ना, अलग अलग जोड़ दो या फिर इंटीग्रेट कर दो। तो वही लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। एस इट इज वेरी सिंपल। क्लियर, सिंपल चीज है एकदम। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमें समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है। तो हेंस दिस इज द इंटीग्रेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा एट पॉइंट ए। क्लियर, तो अब समझते हैं डी ई क्या होगा। तो डी जो है वो क्या है, डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिंपली क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जैसा कि आप पिछले लेक्चर में आराम से समझ गए थे। क्लियर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू इज द चार्ज इटसेल्फ जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और आर इज द डिस्टेंस जितनी दूर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे अगर उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो खुद से स्टूडेंट्स आप बताइए, खुद से ट्राई कीजिए कि के इज द 1/4πε0 सिंपली, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है एयर में। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल्स एयर में हो। क्लियर, तो के 1/4πε0 के क्यू क्या हो जाएगा, क्यू विल बी दिस डी क्यू, और ये डी क्यू क्या है, लैम्डा टाइम्स डी एक्स, दिस डी क्यू विल बी लैम्डा टाइम्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर, तो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर को समझने की कोशिश करो, तो आर जो है बेटा वो यही तो लेंथ है, समझ रहे हो, क्योंकि चार्ज और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वही आर होता है इस फॉर्मूले में। क्लियर, तो आर विल बी by Pythagoras r will be √r² plus x²। क्लियर, तो √r² plus x² का होल स्क्वायर डॉट cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा साथ में आ जाएगा। क्लियर, तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करना है ना, इसको इंटीग्रेट करना है तो dq लिख देते हैं, dq विल बी लैम्डा dx। अब आप खुद से स्टूडेंट बताओ कि इस इंटीग्रेशन में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, चेक करो कि इस इंटीग्रेशन में आपको कितने वेरिएबल्स मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट आंसर आपको मिल गया होगा कि दो वेरिएबल मिल रहे हैं, एक थीटा है और एक एक्स है। क्लियर, तो हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, हमको इनके बीच में कोई रिलेशन चेक करना होगा। क्लियर, तो क्या रिलेशन है, आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। क्लियर, तो आप करोगे क्या, x = r tan थीटा करोगे। देखो क्या x = r tan थीटा है, बिल्कुल, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस x by r, tan थीटा = x by r, hence x = r tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, tan थीटा विल बी इक्वल टू x by r है, hence r = x tan थीटा, r = x tan थीटा। क्लियर, अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, hence this dx will be equal to r कांस्टेंट है, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, दिस विल बी sec² थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। इंटीग्रेशन में आपने ये पढ़ा होगा, है ना। अब आप सिंपली dx को एलिमिनेट कर दो, है ना, और x की जगह sec tan थीटा रख दो, x की जगह tan थीटा रख दो। क्लियर, तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन जो है हमारा वो इस बार ये आ जाएगा। क्लियर, दैट k लैम्डा r ये एज इट इज रखा, sec² थीटा d थीटा रख दिया हमने dx की जगह। ठीक है, r sec² थीटा d थीटा। क्लियर, और cos थीटा एज इट इज था, डिवाइडेड बाय r² कॉमन ले लिया, दिस विल बी 1 + tan² थीटा, इट इज नथिंग बट sec² थीटा। तो ये sec² थीटा और ये sec² थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। ठीक, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना। तो sec² थीटा और sec² थीटा कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी k लैम्डा बाय r बचेगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, k लैम्डा बाय r बचेगा, तो वो हम कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा का बचेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब बस छोटी सी चीज बची है कि लिमिट क्या लगाई जाए, है ना, कि पूरी की पूरी रॉड कवर हो जाए, पूरा का पूरा वायर कवर हो जाए, इनफाइनाइट वायर है, पूरा वायर कवर हो जाए, तो हम थीटा की लिमिट क्या लगा दें, है ना। तो कोशिश करो समझने की कि जैसे जैसे हम लिमिट कैसे हम लगाएंगे कि हमारे सारे डीक्यूज आ जाए, मतलब एक डीक्यू जो इनफाइनाइट पे है और दूसरा डीक्यू जो माइनस इनफाइनाइट पे है। क्लियर, सारे डीक्यूज आ जाए, इस तरह से हमें लिमिट रखनी है। तो एक डीक्यू जो इनफाइनाइट पे होगा, क्लियर, उसके लिए अगर हम चेक करेंगे, उसके लिए ये थीटा जो है, देखो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो थीटा है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये थीटा बढ़ता चला जा रहा है, और इस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स,
वो पाई बाय 2 के बराबर होगी। क्लियर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। ठीक है कि जब भाई ये लाइन एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तब कहीं जाके ये उस इनफाइनाइट वाले DQ को टच कर पाएगी। क्लियर, और जब ये लाइन इस तरह से हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, उस समय इसका एंगल जो है वो पाई बाय 2 हो जाएगा, वो पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर, और जब हम तो ये एंगल पाई बाय 2 हो जाएगा, तो लिमिट क्या लगेगी, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमने थीटा लिया था ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया था। थीटा की डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है ना। तो जो हमने थीटा लिया था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का लिया था, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम थीटा लेंगे वो पॉजिटिव होगा, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा को लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। क्लियर, तो आप ये समझ जाओ कि ये जो पाई बाय 2 है, ये जो पाई बाय 2 एंगल बनेगा ये पाई बाय 2 नहीं है, ये माइनस पाई बाय 2 होगा। वो क्या होगा, माइनस पाई बाय 2, क्योंकि क्लॉकवाइज एंगल हम नेगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम पॉजिटिव लेंगे। क्लियर, जैसा कि हम अभी तक मैथ्स में करते आए हैं, है ना। तो दिस विल बी माइनस पाई बाय 2। क्लियर, एंड दिस विल बी पाई बाय 2, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, ठीक, वो भी आपको कहां पे मिलेगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पे मिलेगा, और ये थीटा जो है ये पॉजिटिव है। मींस थीटा की जो लिमिट होगी कि पूरा वायर कवर अप हो जाए, वो इस तरह से होगी कि वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होगी। क्लियर, क्या किसी को ये लग रहा था कि वो लिमिट 0 से पाई बाय 2 होगी? भाई अगर 0 से पाई बाय 2 होती तो लिमिट 0 पे ये वाला DQ और पाई बाय 2 पे वो इनफाइनाइट वाला DQ, सिर्फ आधी ही रॉड कवर होती, आधा वायर ही कवर होता। ठीक है, जब आप लिमिट 0 से पाई बाय 2 रखोगे तब आधा वायर कवर अप होगा, लेकिन आपको आधा वायर नहीं चाहिए, आपको पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो आपको लिमिट जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई रखनी होगी। क्लियर, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 रखनी होगी। क्लियर, तो सिंपली है, अब हम यहाँ लिमिट रख देते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, सिंपल। क्लियर, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आपको। मैं इंटीग्रेशन का, आप इंटीग्रेशन तो बेसिक कर भी सकते हो, cos थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो sin थीटा हो जाएगा, आप लिमिट रख दोगे। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी k लैम्डा बाय 2 बाय r इंटू 2। ठीक है, आपको समझने की एक मैं ट्रिक आपको बताना चाहूंगा इस इंटीग्रेशन की एक छोटी सी ट्रिक भी है। क्लियर, भाई साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, ये समझ लीजिएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से होता है कि ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 2 पाई होता है। क्लियर, सिमिलरली जो कॉस थीटा का ग्राफ होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से होता है ग्राफ। क्लियर, तो ये होता है 0, ये 0 होता है। क्लियर, ये होता है पाई बाय 2, दिस विल बी पाई बाय 2। क्लियर, एंड दिस विल बी 2 पाई। क्लियर, ये आपका पाई हो जाता है ना। अब आप ये समझिए, ये जो आपको डोम्स दिख रहे हैं, इसका एरिया कितना है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो इस तरह के इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाते हैं। क्लियर, तो आप ये याद रखिए, जो ब्लू कलर से मैं शेडेड एरिया बता रहा हूँ ये एक ट्रिक है आपके लिए। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है ये 2 के बराबर होता है, और ये शेडेड एरिया अपने आप -2 के बराबर हो जाएगा। समझ लो, मतलब cos थीटा में ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया +2 के बराबर होगा, ये शेडेड एरिया जो है +2 के बराबर होगा। क्लियर, +2 के बराबर होगा, और नीचे वाला एरिया -2 के बराबर हो जाएगा। तो आप खुद बताओ जल्दी से, 1 सेकंड में आंसर दो कि जो cos थीटा का इंटीग्रेशन है ये -π/2 से π/2 के बीच में कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। स्टूडेंट्स समझो, ये π/2 है एंड दिस विल बी -π/2, means this is the area of the dome, hence it will be equal to 2। तो सीधे इसका आंसर 2 हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का, this will be k lambda 2 by r। क्लियर, अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया 0 से π/2 में कितना होगा, जस्ट हाफ हो जाएगा, मींस इट विल बी इक्वल टू 1 itself। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हम इस तरीके से नहीं, इसका आंसर हम इस तरीके से याद करेंगे। किस तरीके से, दिस विल बी k विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r into 2। क्लियर, दिस विल बी लैम्डा भी है ऊपर। ठीक है, तो दिस विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस विल बी योर आंसर, क्लियर। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई,
आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल तो दी, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब उसका डायरेक्शन भी जल्दी से समझ लीजिए। डायरेक्शन आपको समझ में आ ही रहा होगा कि डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द वायर होगा। क्लियर? डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो परपेंडिकुलर टू द वायर होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है। आर इज द ओनली वेरिएबल, मींस जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। क्लियर? अगर ये वायर है आपका, अब थोड़ा हम समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, जो वैल्यू आई है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी। क्लियर? कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर होगी, परपेंडिकुलर होगी, अवे फ्रॉम द वायर होगी और यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्रॉस सेक्शन में फिक्स होगी। क्लियर? लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वायर से वो वेरी करेगी, वो कम होती जाएगी। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। क्लियर? इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से। क्लियर? तो ये आपका सिस्टम आ गया, ये आपका एक परफेक्ट फॉर्मूला आ चुका है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? अब हम एक दूसरा केस डिस्कस करने वाले हैं। अब हम एक दूसरे केस पे आने वाले हैं कि जब ये वायर अपना इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज वायर ना हो, बल्कि सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर हो। सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर, तो मतलब डिफरेंस सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर क्या है कि हम बस इस वायर को, जब हमको इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हम उस r के जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो हटा दें। ये अपना वायर जो है ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा, मतलब इसका एक एंड तो जीरो पे है और दूसरा एंड कहां पे है? इनफाइनाइट पे है। तो दिस इज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। अब इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। चलिए समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने एक इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से हमने देख लिया था। क्लियर? अब हम सेमी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले समझने की एक जरूरत यह है कि पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि जैसा कि एक dx x डिस्टेंस पे एक dx हमको राइट साइड मिल रहा था, उसी तरीके से एक x डिस्टेंस पे एक dx हमें लेफ्ट साइड में मिल रहा था, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड d इस डायरेक्शन में आती थी और एक इलेक्ट्रिक d इस डायरेक्शन में आती थी, है ना। तो जब हम रिजॉल्व करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, तो उस समय क्या होता था, हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता था। भाई डी साइन थीटा इधर भी मिलता था और डी साइन थीटा राइट साइड पे मिलता था, तो वो कैंसिल आउट हो जाता था और डी कॉस थीटा वाला ऐड अप हो जाता था, है ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्लियर? इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो ये है, ये जो वायर है ये इनफाइनाइट नहीं, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्लियर? सेमी इनफाइनाइट इन सेंस एक तरफ तो जीरो है, एक तरफ यहाँ से स्टार्टेड है और यहीं पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक कॉर्नर पे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। क्लियर? और दूसरी साइड से ये इनफाइनाइट जा रहा है। क्लियर? तो इस तरह के सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब उसको समझते हैं। कंसेप्ट फिर से वही रहेगा कि हम एक चार्ज एलिमेंट लेंगे dq, उस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड dE ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको रिजॉल्व करेंगे, x एक्सिस में अलग इंडिकेट करेंगे, y एक्सिस में अलग इंडिकेट करेंगे। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना होके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगी। क्लियर? मतलब जो परपेंडिकुलर, पिछले वाले वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिर्फ परपेंडिकुलर होती थी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था, और वो सिर्फ वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती थी। मतलब अगर वायर आपने ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर? और अगर वायर आपने हॉरिजॉन्टल रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो ये तो बात होती थी जब इनफाइनाइट वायर हो, इनफाइनाइट वायर। क्लियर? लेकिन जब सेमी इनफाइनाइट वायर है तब उस केस में चीजें क्या हो जाती हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो सेमी इनफाइनाइट वायर में हम फिर से x डिस्टेंस पे एक dx का एलिमेंट लेंगे, ठीक है, जिस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज नथिंग बट dq। क्लियर? dq है और यहाँ पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटीज दी हुई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx। तो आप फिर से उसी तरीके से सिमिलर तरीके से dq निकाल लोगे, dq विल बी नथिंग बट लैम्डा टाइम्स dx। क्लियर? अब आप जब dq निकाल चुके हो, है ना, तो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार आएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट? वो फिर से dE हो जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम फिर से वैसे ही निकाल लेंगे जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं। क्लियर? तो dE जो वेक्टर है वो हमें दिख रहा है। क्लियर? इस बार फिर से जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एंगल हमने थीटा माना है, ये एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल थीटा है। क्लियर? तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा तो ये थीटा, हेंस अब हम रिजॉल्व करेंगे तो जिधर थीटा उधर कॉस, मींस दिस विल बी dE cos थीटा एंड दिस विल बी dE sin थीटा। अब हम जो वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम dE परपेंडिकुलर बोल देंगे। सिंपल। जो वायर के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा उसको हम dE परपेंडिकुलर बोल देंगे, और जो वायर के
पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा, जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है उसको हम DE पैरेलल बोल देंगे। कोई इसमें स्टूडेंट आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी समझने में कि भाई इस बार कोई लेफ्ट साइड में DQ है ही नहीं, तो फिर ये कैंसिल किससे होगा? ये कैंसिल नहीं होगा इस बार हम इस पैरेलल कंपोनेंट को अलग ट्रीट करेंगे और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम अलग ट्रीट करेंगे, ठीक है? तो समझते हैं। तो फिर से वही केस है भाई, ई परपेंडिकुलर, पहले हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन वायर के कितनी है, क्लियर? तो दिस विल बी ई परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ DE परपेंडिकुलर एंड DE परपेंडिकुलर इज DE cos थीटा। DE परपेंडिकुलर इज DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, सिंपल, क्लियर? DE क्या हो जाएगा? KQ बाय R स्क्वायर मींस K DQ हो जाएगा लैम्डा dx, क्लियर? K DQ बाय R स्क्वायर, और R स्टूडेंट्स ये लेंथ हो जाएगी जो कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी नथिंग बट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर? हेंस दिस विल बी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, DQ को हमने लैम्डा टाइम्स dx लिख दिया, ठीक है? और फिर से अब हम वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? सिंपल सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर से जो पिछली बार किया था, x विल बी r tan थीटा, x विल बी r tan थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा dx विल बी इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब जब हम dx को एलिमिनेट करेंगे और x को एलिमिनेट करेंगे तो ऊपर भी sec स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे भी sec स्क्वायर थीटा आएगा, ऊपर एक r भी आएगा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगी जैसा पिछले लेक्चर में हुआ था। तो दिस विल बी k लैम्डा बाय r कॉमन आ जाएगा, ठीक है? और अंदर sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा cos थीटा d थीटा, यही बचेगा, यही बचता है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वो आपका ये होगा, लेकिन अभी इसमें लिमिट लगाना बाकी है स्टूडेंट्स, क्लियर? अभी इसमें हमें लिमिट लगाना बाकी है, क्लियर? तो बस लिमिट का ही तो खेल है ना? बस आपके पास अब लिमिट का ही खेल है, क्लियर? लिमिट एक बार समझ में आ गई तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, है ना? तो यही समझते हैं बस कि लिमिट में क्या हम लगाएं, ठीक है? अगर आपको इस इंटीग्रेशन में अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो स्लाइड को, वीडियो की स्लाइड पीछे कीजिए, क्लियर? आपको खुद समझ में आ जाएगा। सेम यही इंटीग्रेशन अभी सॉल्व किया है, सेम यही इंटीग्रेशन अभी बना था, है ना? तो समझ में काफी लोग को आ गया होगा। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है इंटीग्रेशन में इस वाले, तो पीछे जाइए, वीडियो में 5 मिनट पीछे जाएंगे तो फिर से यहीं पे यही इंटीग्रेशन लिखा होगा, क्लियर? और इसको समझिए फिर आगे बढ़िएगा, क्लियर? तो इंटीग्रेशन में cos थीटा d थीटा आ जाएगा और फिर अब जो हम लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इस तरह से लगाएंगे कि इस बार जो वायर है वो यहाँ से वहां तक पूरा कंप्लीट हो जाए, वो 0 से इनफाइनाइट तक कंप्लीट हो जाए, है ना? तो समझिए लिमिट इस बार क्या लगाएंगे, सोचिए खुद से, पहले खुद से सोचिए कि जब हम ये एलिमेंट लेंगे, ये DQ लेंगे तो उस केस में थीटा क्या होगा, और जब हम इनफाइनाइट वाला DQ लेंगे तो उस केस में थीटा क्या होगा, और इस तरह के सारे DQ की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐड करनी है, मतलब हमें थीटा को यहाँ से लेके वहां तक वेरी कराना है, ठीक? समझ में आ गया होगा? ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी 0 और जो ऊपर वाला एंगल होगा वो π/2 होगा, क्योंकि वो DQ इनफाइनाइट पे है, क्लियर? तो 0 से π/2 इंटीग्रेशन आ जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cos थीटा का इंटीग्रेशन ये ग्राफ होता है, ठीक है? तो 0 से π/2 में जो ये एरिया है दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1, क्लियर? तो आपका जो आंसर है, आंसर तो आपका ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4πε0 r, आंसर तो आपका ये आ जाएगा, ठीक? लेकिन आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, क्लियर? आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि ई परपेंडिकुलर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ई परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू k लैम्डा अपॉन r cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन जो है ये माइनस थीटा 1 से थीटा 2 होता है, ठीक है? माइनस क्यों कह दिया? क्योंकि हम एक जनरल केस अब डिस्कस कर रहे हैं, हम एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपकी, मान लीजिए इस केस में, चलिए इस केस में थीटा 1 थीटा 2 को हम वैल्यू रख देते हैं, दिस विल बी 0 से π/2, ठीक है? अगर हम एक इनफाइनाइट रॉड की बात ही ना करें, अगर हम एक फाइनाइट रॉड की बात करें, क्लियर? तो स्टूडेंट्स क्या चेंजमेंट्स आएंगे वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल हो जाएगा, मान लीजिए ये एक फाइनाइट रॉड हो गई, क्लियर? तो ये जो एंगल हो जाएगा ये एंगल थीटा 1 हो जाएगा और ये जो दूसरा वाला एंगल हो जाएगा ये थीटा 2 हो जाएगा, क्लियर? तो हम इस बार माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक इंडिकेट करेंगे। अगले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर है,
उसमें एक इसका एग्जाम्पल भी है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग डिस्कस कर लेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, उसके बाद हमने ये भी एक फाइनाइट वायर की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ठीक है। तो उसमें भी आप जरा यही चीजें होनी है आगे भी, तो उसमें भी आप दिमाग को एकदम खोल के रखिएगा, ठीक है। समझ जाइएगा कि जब फाइनाइट वायर की वजह से करेंगे तो आंसर, यहां तक तो हम आ ही गए थे, यहां तक तो हम आ चुके हैं, क्लियर। बस लिमिट का ही खेल हो जाएगा, लिमिट ही चेंज करेंगे और हमें फाइनाइट वायर का रिजल्ट मिल जाएगा, क्लियर। हम इनफाइनाइट वायर का कर चुके हैं, अब हम लिमिट चेंज कर देंगे तो फाइनाइट वायर में ई परपेंडिकुलर हमें मिल जाएगा। अभी हमने सिर्फ बात ई परपेंडिकुलर की करी थी, जो कि आ गया है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए और इसे याद भी कर सकते हैं, क्लियर। ये याद भी कर लीजिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो ई परपेंडिकुलर होता है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। और जी हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से होगी वो आधी हो जाएगी, ई परपेंडिकुलर आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर छूट गया यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब समझते हैं जरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, ठीक है, मींस पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा चेंजमेंट, यहाँ cos थीटा की जगह आपको sin थीटा करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा आ चुका है, क्लियर। तो आप एक बार खुद से कीजिए, सेम चीजें होती चली जाएंगी। यहाँ cos थीटा की जगह आप sin थीटा करोगे, यहाँ पे cos थीटा की जगह sin थीटा हो जाएगा, here it will be cos थीटा की जगह sin थीटा हो जाएगा, क्लियर। और फिर से यहाँ पे भी भाई cos थीटा की जगह sin थीटा हो जाएगा, क्लियर। और फिर cos थीटा की जगह यहाँ पे भी sin थीटा ही आ जाएगा, क्लियर। और कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्लियर। और फिर से यहाँ पे फिर से cos थीटा की जगह sin थीटा आ जाएगा, और स्टूडेंट्स लिमिट्स भी फिर से यही हो जाएंगी और आंसर भी यही आ जाएगा, क्योंकि sin थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, sin थीटा का अगर आप ग्राफ देखो तो 0 से π/2 के में बीच में ये होता है, मींस हाफ ऑफ द डोम, पूरे डोम की वैल्यू, पूरे डोम का एरिया 2 होता है, हाफ डोम का एरिया 1 होता है। तो इस इंटीग्रेशन का भी आंसर 1 ही है, क्लियर। आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, इंटीग्रेट करके आप लिमिट भी पुट कर सकते हो, उससे भी वही आएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्लियर। तो इसका आंसर भी आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय आर इंटू 1 मीन्स लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आंसर हो जाएगा। मैं रफ कर रहा हूं इसको, क्लियर। आपको अगर आप नोट्स अपने बनाते हुए चलिएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब कुछ एक कॉपी में, अलग कॉपी में नोट करते हुए जा रहे हो स्टूडेंट्स, क्योंकि डेरिवेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशंस एकेडमिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जो लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये न्यूमेरिकल नहीं, ये डेरिवेशन नहीं उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो एकेडमिक की प्रिपरेशन करते हैं वो उनके लिए ये डेरिवेशंस हैं, ये डायरेक्टली आपके सीबीएसईज में पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो स्टे ट्यून्ड और स्टे फोकस्ड, क्लियर। समझ लीजिए कि डेरिवेशंस तो आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग कंपटीशन में है उनके लिए एक न्यूमेरिकल है, क्लियर, और जो कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए नहीं देख रहे हैं, एकेडमिक के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे समझते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, तो आगे समझते हैं कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसकी वैल्यू भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो चुकी है, क्लियर। तो मतलब क्या है, सिंपल सी बात ये है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर हम आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जितनी इस डायरेक्शन में होगी उतनी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब ये जो एंगल बना रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये जो एंगल होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रही होगी, यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही होगी स्टूडेंट्स, वो एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा, क्लियर, वो एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, देन दिस ई विल बी ई परपेंडिकुलर आई कैप माइनस ई पैरेलल जे कैप। माइनस क्यों किया है, क्योंकि सॉरी हियर इट विल बी जे कैप एंड हियर इट विल बी आई कैप, क्लियर। तो ये आपको जे कैप वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट बता रहा है और आई कैप एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट बता रहा है। आई कैप को आगे लिख लेते हैं, इट विल बी माइनस ई पैरेलल आई कैप प्लस ई परपेंडिकुलर जे कैप, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाए, यहां से आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, सिंपल सा डेरिवेशन था, है ना।
अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम एक न्यूमेरिकल ये भी डिस्कस करेंगे कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख ली और हमने सेमी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली। अब हम बात करेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, मींस वायर की लेंथ इस बार फाइनाइट होगी, उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे एक डेरिवेशन है, आगे एक डेरिवेशन आपको ऐसा करने को जरूर मिलेगा। एक बार आप खुद से भी ट्राई कर लो, अभी ट्राई कर लो, ठीक है, ताकि जब वो आगे आए तो आप उसको खुद से अच्छे से समझ सको। क्लियर, उसको अच्छे से समझ सको। उसमें जो फॉर्मूले मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने बताए जो आपको याद करने हैं। एक्चुअली क्या है कि डेरिवेशन आपको नहीं याद करना है, ठीक है, डेरिवेशन तो आपको समझ लो, लेकिन उससे जो कंक्लूजन आ रहा है तो क्या चीज याद करनी है, कौन सा फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर, तो डेरिवेशंस आपको देखने हैं, ठीक, उसके बाद जो कंक्लूजन है वो जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, तो उसी को आप याद करेंगे। नोट तो आपको पूरा करना ही है। क्लियर, चलिए आगे हम समझते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। तो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो में हम समझते हैं कि सबसे पहले हमने इनफाइनाइट चार्ज डेंसिटी की वजह से देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, उसके बाद हमने एक सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से देखा। अब हम एक आर्क की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं। तो ये एक आर्क है, ठीक, जिसके सरकमफेरेंस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बार भी जो लैम्डा है, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। क्लियर, मींस लैम्डा इज इक्वल टू dq/dx हो जाएगा। क्लियर, इस बार भी यही हो जाएगा, लेकिन इस बार हम इस लैम्डा का यूज नहीं करेंगे हमसे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इस पूरे आर्क पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कुछ नहीं बल्कि q के बराबर है, वो चार्ज q के बराबर है। क्लियर, तो समझते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चार्ज q है, इस चार्ज q की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा सा गलत है, हाँ जी, तो समझते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो dq का एलिमेंट आपने लिया यहां से, तो इस आर्क पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट dq लिया और इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कुछ de आ जाएगी। अब ये समझिए, क्लियर, ये रियल फिगर है, तो इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कोई de हो जाएगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहां से एंगल ये जो बनाएगा दिस विल बी थीटा। क्लियर, हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया है dq का, किस तरह से लिया देखते हैं। हमने एक थीटा एंगल पे एक d थीटा का छोटा सा एलिमेंट ले लिया है जिसमें चार्ज dq है और जिसकी लेंथ जो है वो dx है, और dx कुछ नहीं बल्कि r टाइम्स d थीटा हो जाएगी। ये जो dx है, ये जो स्टूडेंट्स dx लेंथ आपको जो दिख रही है इस बार, ये r टाइम्स dx हो जाएगी। क्लियर, तो आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, द फिगर इज विजिबल। ठीक है, तो अब ये जो DE है इसको समझते हैं। ये DE वेक्टर जो है ये फिर से इस बार दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा DE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा DE sin थीटा। क्लियर, ठीक है, तो DE cos थीटा और DE sin थीटा इस बार हो जाएगा, क्योंकि जिधर थीटा उधर cos, जिधर थीटा नहीं उधर sin। क्लियर, तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी देखते हैं, जो जैसे आपको यहाँ पे dq मिला है सेम वैसे ही सेम एंगल पे, सेम वही dq सेम एंगल पे आपको एक नीचे भी मिल जाएगा। क्लियर, ये भी एक आपको dq मिल जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, ठीक, और इस dq की वजह से भी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की हो जाएगी, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड की थीटा एंगल पे ही हो जाएगी। थीटा एंगल पे सेम एंगल पे सेम मैग्नीट्यूड DE की हो जाएगी। फिर से इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 2DE cos थीटा हो जाएगा, जैसा एक पिछले एग्जांपल में आ रहा था। ठीक है, और ये तो d थीटा है, अंडरस्टूड है, और ये यहाँ पे एक DE sin थीटा हो जाएगा कंपोनेंट। अब इसको अगर हमने रिजॉल्व किया, इस DE को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट वर्टिकल में DE sin थीटा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नीचे साइड वर्टिकल में DE sin थीटा, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को फिर से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, मींस वो DE cos थीटा प्लस DE cos थीटा 2DE cos थीटा के बराबर हो जाएगा। मींस दो dq की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सेंटर पे मिल रही है वो 2DE
cos थीटा के बराबर है, वो 2DE cos थीटा के बराबर है। मतलब एक dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और वो किसके बराबर होगा? 2dq की वजह से 2DE cos थीटा, एक dq की वजह से DE cos थीटा। क्लियर? मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, and so this will be equal to DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली। क्लियर? तो DE cos थीटा को ही हम इंटीग्रेट करेंगे और हमें कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो DE cos थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। तो DE समझते हैं DE क्या होगा इस बार। तो DE फिर से इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो DE जो है वो स्टूडेंट हो जाएगा K dq बाय आर स्क्वायर। क्लियर? K dq जो है वो dq सिंपली dq ये हो जाएगा dq। ठीक है, एंड अपॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये एक आर्क है जिसकी रेडियस r है, तो ये r जो है वो भी r के बराबर हो जाएगा, कैपिटल R। दिस विल बी कैपिटल R स्क्वायर इनटू cos थीटा। इज इट क्लियर? इनटू cos थीटा। सही स्टूडेंट? ठीक है, अब इस बार हम जब इंटीग्रेशन करेंगे, इस बार जब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये अपना जो dq दिख रहा है आपको, जो dq दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू लैम्डा टाइम्स dx है। ठीक है, लैम्डा टाइम्स dx है और इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, लैम्डा टाइम्स dx, तो लैम्डा इंटू dx dq हो जाएगा और dx स्टूडेंट हमारा r d थीटा के बराबर है ना, तो इसको भी रख देंगे। तो लैम्डा इंटू r इंटू डी थीटा, क्लियर, इंटू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, इंटू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आप समझिए ये चीज़ कि अगर हम k लैम्डा r अपॉन r स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, अभी हम r से r को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। क्लियर? cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए इसमें लिमिट इस बार क्या होगी। अब बस खेल लिमिट का ही बाकी रह गया है, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फिर से खेल लिमिट पे आके रुक गया है ना। तो अब लिमिट आपके लिए एक खेल ही तो है ना, क्योंकि अब हम 2-4 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो लिमिट के लिए आपको बस सिंपल सी एक चीज समझनी है कि पूरी आर्क कवर अप हो जाए। पूरी आर्क मींस पूरा आर्क का ऊपर वाला पोर्शन, आर्क का नीचे वाला पोर्शन, मींस इस एंड पे जो एंगल होगा और इस एंड पे जो एंगल होगा उन्हीं को देखना है आपको। क्लियर? जो हम फिर से वही काम करेंगे। ठीक है, जो हम एंगल ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो हम एंगल ले रहे हैं, एंगल जो हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, मींस इस बार जो इंटीग्रेशन होगा वो अगर ये पूरा एंगल अल्फा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क सबटेंडिंग एन एंगल अल्फा एट द सेंटर। क्लियर? मींस पूरी आर्क अल्फा एंगल सेंटर बना रही है। क्लियर? तो ये जो एंगल होगा ये ऊपर वाला अल्फा बाय 2 हो जाएगा, नीचे वाला भी अल्फा बाय 2 हो जाएगा। मींस जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2 हो जाएगी, माइनस अल्फा बाय 2 से अल्फा बाय 2। जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, when you will integrate this you will get आपको ये मिल जाएगा k लैम्डा r अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? और साइन थीटा हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जब आप लिमिट रखोगे तो साइन अल्फा बाय 2 माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? तो दिस विल बी साइन अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2, दिस विल बी 2 साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? डिवाइडेड बाय नथिंग। क्लियर? तो दिस विल बी योर आंसर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं लैम्डा क्या होगा। ठीक है, लैम्डा समझो स्टूडेंट्स, लैम्डा क्या होगा। लैम्डा की अगर हम बात करें तो लैम्डा जो है वो यहाँ पे चार्ज है ना। ये लेंथ समझने की कोशिश करते हैं, आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क इज इक्वल टू थीटा इनटू रेडियस। क्लियर? और थीटा यहाँ पे कुछ नहीं बल्कि अल्फा के बराबर है, क्योंकि आर्क जो है वो एंगल सबटेंड कर रही है जो सेंटर पे, वो अल्फा है। क्लियर? तो आर्क की लेंथ लैम्डा इंटू आर हो जाएगी। क्लियर? लैम्डा अल्फा इंटू आर हो जाएगी। क्लियर? तो टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, तो क्यू के टर्म में हमें आंसर लेके आना है ना। तो दिस विल बी के लैम्डा को हम लिख देंगे स्टूडेंट्स क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा आर। क्लियर? क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा आर, और एक आर भी था यहाँ पे, नीचे एक आर स्क्वायर था। ठीक है,
और इनटू में 2 था और साइन अल्फा बाय 2 था। क्लियर? अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से याद करेंगे। इस फॉर्मूले को याद करने का जो तरीका है वो समझ लीजिए। कैन आई रब इट? क्लियर? ओके, आई होप दैट दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू, सो आई हैव टू रब इट। हाँ, समझते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा स्टूडेंट्स के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय अल्फा बाय 2। क्लियर? बस ये याद रखिएगा, ये याद रखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। क्लियर? यही आपका आंसर है और यही आपका फॉर्मूला है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सपोज ये आर्क ना होती, ये एक सेमी आर्क हो, एक सेमी सर्कल होता, एक सेमी रिंग होती। क्लियर? तो ये अल्फा जो है, अल्फा आपका पाई हो जाता, मतलब अल्फा बाय 2 पाई बाय 2, मतलब साइन पाई बाय 2 बाय पाई बाय 2। क्लियर? और फिर आपको एक सेमी रिंग की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो उसके सेंटर पे, आप एक क्वाड्रेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो उसके सेंटर पे, ठीक है, आप 1/3 ऑफ द सर्कल की वजह से निकाल सकते हो उसके सेंटर पे। कोई भी आपको दे दिया जाए, बस आपको वो जो आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है आपको ये पता चल जाए, आप सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर साइन अल्फा बाय 2 अपॉन अल्फा बाय 2। याद रखिएगा, इसमें जो क्यू है वो पूरी आर्क पे चार्ज है, वो पूरी आर्क पे चार्ज है। आपने लैम्डा के टर्म में आंसर नहीं याद किया, आपने क्यू के टर्म में आंसर याद किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? बहुत जगह यूज होगा, हम आगे भी यूज करेंगे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, पहले तो हम अभी बात करेंगे कि जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक रिंग पे, तो उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। क्लियर? ये तो हम 2D में चल रहे थे, अब हम 3D में आने वाले हैं। मींस रिंग हमारी कुछ इस तरीके से रखी होगी इस बार। क्लियर? रिंग हमारी कुछ इस तरीके से रखी होगी कि आपको ये समझो कि एक टायर है साइकिल का, ठीक है, साइकिल का टायर है, उसको हमने इस तरह से पकड़ के इस तरह से रख दिया सामने, मतलब इस बार रिंग इस तरह से होगी। क्लियर? और उसकी एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। क्लियर? मींस ये रिंग है और उसकी एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस x आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है? तो एक ये प्रॉब्लम देखेंगे, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। जब हम समझेंगे तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि भाई एक रिंग है इस तरह से, समझ रहे हो ना, इस तरह से एक रिंग है और उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। ठीक, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, उसका क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरह से चेंज करती है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिकॉज ऑफ रिंग। क्लियर? उसके बाद हम फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है उसको भी समझेंगे, उसको भी पढ़ेंगे कि भाई जब वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड जो वायर की लेंथ है वो फाइनाइट हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बिहेवियर होता है, क्या डायरेक्शन होती है। क्लियर? उसके बाद हम आएंगे जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो इन सेंस आप समझ सकते हो, डिस्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक इनफाइनाइट सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्लियर? तो इस सिस्टम की वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे। उसके बाद हम एक हॉलो स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे भी देखेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से भी देखेंगे। क्लियर? तो ये सब चीजें देखने के बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट समझने के बाद हम गॉस थ्योरम देखेंगे और वहां गॉस थ्योरम से हम फिर से इन सब चीजों पे आएंगे। क्यों? क्योंकि गॉस थ्योरम एक ट्रिक है जिसकी वजह से हमें इतना इंटीग्रेशन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहां शायद आप गॉस थ्योरम से ना जा पाओ, तो वहां आपको इन्हीं कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसको आप अपने फिंगर टिप्स पे रखिए। क्लियर? सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक याद होना चाहिए कि भाई डी क्यू की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाली, उसके बाद हम इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं, मतलब हम सारे डी को हम ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मेरे साथ, जब हम और आप मिलकर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ये अपने आप आपको कितनी अच्छे से आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि साथ प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। क्लियर? साथ प्रैक्टिस करनी है। जब मैं यहाँ पे डेरिवेशन करूंगा तो हिंट देता हुआ चलता हूं मैं। क्लियर? तो उस हिंट पे वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। क्लियर? आगे जो 4-5 डेरिवेशंस होने वाले हैं, उस हिंट पे वीडियो को रोक के खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं आता तो वीडियो देखोगे, और आ भी जाता है तब भी देखोगे। क्लियर? तो इट विल बी then it will be very much beneficial for you. Clear? Okay, so that is all about this video. ठीक है,
and my name is Suraj Bajpayee, and this is our YouTube channel of Supreme 60. On behalf of Supreme 60, I will teach you the electrostatic chapter. ठीक है, और बहुत ही खेल में हम और आप मिलके पूरे इंटरेस्ट के साथ ये चैप्टर कब खत्म कर जाएंगे समझ में भी नहीं आएगा। बस जो मैं आपको पॉइंट बोल रहा हूँ वो आप फॉलो करते रहो, ठीक है, और आप देखते जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप मास्टर हो जाओगे। ओके, थैंक यू गाइस।